प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे प्रश्न बैंक रसायन कक्षा 12वीं के अध्याय 5 को, जिसका नाम है सतह रसायन या इसी को हम बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री या पृष्ठीय रसायन। इस अध्याय के जो अंक है वो है 4 अंक है। इसमें से एक आएगा सही विकल्प, एक रिक्त स्थान और एक 2 अंक का प्रश्न आएगा। तो इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो हमारा है, सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी हमको इस प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और उन 4 ऑप्शन में से आपको सही विकल्प का चयन करना है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो उसके अंतर्गत पहला है अधिशोषण की क्षमता। अधिशोषक और अधिशोष्यकी निम्न प्रकृति पर निर्भर करती है। सबसे पहली बात तो ये है कि अधिशोषण क्या होता है। अब अधिशोषण को समझने के लिए पहले हम ये देख लेते हैं कि अधिशोषक क्या होता है। अधिशोषक मतलब जिसकी सतह पर अधिशोषण होता है उसको हम कहते हैं अधिशोषक, और जिसका अधिशोषण होता है हम उसे कहते हैं अधिशोष्य। और जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य आता है तब इस घटना को कहते हैं अधिशोषण। जैसे हाइड्रोजन का पैलेडियम पर अधिशोषण, हाइड्रोजन गैस पैलेडियम की सतह पर जाती है। या आप लोगों ने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा होगा, वहाँ हाइड्रोजन गैस का प्लेटिनम ब्लैक लेपित प्लेटिनम की पत्ती पर भी हुआ था अधिशोषण। मतलब ये सतह पर होने वाली घटना है। अब अधिशोषण की क्षमता अधिशोषक और अधिशोष्य की निम्न प्रकृति पर निर्भर करती है। मतलब अधिशोषण की जो क्षमता है वो अधिशोषक और अधिशोष्य इन दोनों की कौन सी प्रकृति पर निर्भर करती है। तो इसका जो सही उत्तर है, दोनों की भौतिक और रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करती है। ये पहला है। दूसरा है उत्क्रमणीय अधिशोषण होता है। उत्क्रमणीय का मतलब है दोनों तरफ होने वाला। तो दोनों तरफ होने वाला जो अधिशोषण होता है वो भौतिक अधिशोषण में होता है। मतलब भौतिक अधिशोषण जो है ये उत्क्रमणीय अधिशोषण होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण जो होता है वो अनुत्क्रमणीय होता है। उसके बाद में अगला है, निम्न में से किसका प्रयोग द्रव स्नेही कोलॉइड बनाने में नहीं होता। तो इसका सही उत्तर है धातु सल्फाइड। धातु सल्फाइड का उपयोग द्रव स्नेही कोलॉइड बनाने में नहीं किया जाता। अब बात आती है कि द्रव स्नेही कोलॉइड क्या है। मतलब ऐसे कोलॉइड जो द्रव के संपर्क में आने पर शीघ्रता से कोलॉइडी विलयन बनाते हैं, उसे द्रव स्नेही कोलॉइड कहते हैं। और द्रव की जगह अगर जल हो तो उसे जल स्नेही कोलॉइड कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या है, धातु सल्फाइड। प्रश्न अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें भी आपको एक एक अंक आवंटित किया गया है और उसमें पहला है अवक्षेप का। अवक्षेप मतलब कण जब नीचे बैठे हो किसी विलयन में तो उसको कहते हैं अवक्षेप। अवक्षेप का कोलॉइडी विलयन में परिवर्तन मतलब वापस कण विलयन में आ जाए, तो अवक्षेप का कोलॉइडी विलयन में परिवर्तन कहलाता है पेप्टीकरण। इसके रिक्त स्थान में भरना है पेप्टीकरण। अगला है वैद्युत अपघट्य द्वारा कोलॉइडी विलयन का अवक्षेपन। यानी कोलॉइडी विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाने पर अवक्षेपण जो होता है उसको क्या कहते हैं, रिक्त स्थान में भरना है, तो उसको कहते हैं स्कंदन। अगला है धुआं रिक्त स्थान आवेशित कोलॉइड है। तो धुआं जो है एक ऋण आवेशित कोलॉइड है। अगला है हार्डी-शुल्जे नियम रिक्त स्थान से संबंधित है या रिक्त स्थान संबंधित है। तो हार्डी-शुल्जे का जो नियम है वो स्कंदन से, हार्डी-शुल्जे का नियम स्कंदन से संबंधित है। हार्डी-शुल्जे ने ये कहा था कि किसी भी आयन की स्कंदन शक्ति उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। संयोजकता जितनी अधिक होगी, यानी जितना ज़्यादा आवेश होगा, चाहे धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, जितना ज़्यादा आवेश होगा स्कंदन शक्ति उतनी ही अधिक होगी। इस तरह से तो हार्डी-शुल्जे का नियम स्कंदन से संबंधित है। फिर उसके बाद आते हैं 2-2 अंक के प्रश्न हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, बहते हुए रक्त को रोकने के लिए फिटकरी का प्रयोग क्यों किया जाता है। अब देखो इसका आंसर, इसको समझ लीजिए, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। पहली बात तो ये है
कि रक्त जो है एक कोलॉइडी विलेन है और इस रक्त में ऋण आवेशित कोलॉइडी कण होते हैं। ध्यान से समझना बात को, रक्त एक कोलॉइडी विलेन है और इसमें ऋण आवेशित कोलॉइडी कण होते हैं। अब अगर मान लीजिए कहीं कट गया या शेविंग करते समय कट गया, इस तरह से अगर कट जाता है तो यहाँ पर कटे हुए भाग पर वहाँ से रक्त बहेगा। रक्त पर अगर हम फिटकरी डालते हैं या रक्त पर फिटकरी लगाते हैं, रक्त पर फिटकरी डालने पर या रक्त पर फिटकरी लगाने पर कोलॉइडी कण जो है वो उदासीन होकर स्कंदित हो जाते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जो फिटकरी होती है, फिटकरी का फार्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2। तो इस तरह से जो फिटकरी का फार्मूला होता है, ये एक तरह से द्विक लवण है। इसका जब आयनन करेंगे तो वहाँ से अपने को मिलता है Al3+, वहाँ से K+ भी मिलेगा, SO4 भी मिलेगा, Al3+ मिलेगा और 24 अणु जल के मिलेंगे। तो मेन बात इसमें क्या है, एक तो आपको बता दिया कि रक्त कोलॉइडी विलेन है और जिसमें ऋणावेशित कोलॉइडी कण होते हैं। अब जब रक्त पर फिटकरी लगाते हैं या डालते हैं तो कोलॉइडी कण उदासीन होकर स्कंदित हो जाते हैं तथा रक्त का बहना रुक जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, फिटकरी में जो Al3+ आयन होते हैं इसकी संयोजकता कितनी है, 3 है, धनावेश है 3 धनावेश। और जैसा कि आपको बताया कि रक्त जो कोलॉइडी विलेन है उसमें ऋणावेशित कोलॉइडी कण है और ये है फिटकरी में Al3+ धनावेशित। तो माइनस को उदासीन कौन करेगा, प्लस, और इसकी संयोजकता ज़्यादा है, 3+ है। और हाइडी-शुल्जे का जो नियम है वो क्या कहता है, हाइडी-शुल्जे का नियम ये कहता है कि किसी भी आयन की स्कंदन शक्ति उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। संयोजकता जितनी अधिक होगी स्कंदन शक्ति उतनी ही अधिक होगी। तो यहाँ संयोजकता जो है वो 3+ है, मतलब अधिक है। अधिक होने के कारण इसकी जो स्कंदन क्षमता होगी वो अधिक होगी, ज़्यादा होगी। Al3+ त्रिसंयोजक होने के कारण इनकी स्कंदन क्षमता बहुत अधिक होती है, जिसके कारण क्या करते हैं, ये रक्त के जो ऋणावेशित कोलॉइडी कण है उसको जल्दी से उदासीन कर देते हैं, स्कंदित कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, रक्त का बहना रुक जाता है। तो रक्त का बहना रोकने के लिए ये बहुत प्रभावी होते हैं। बस यही कारण है कि बहते हुए रक्त को रोकने के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। आप मन से भी लिख सकते हो, सीधा सीधा लिख सकते हो कि रक्त कोलॉइडी विलेन है जिसमें ऋणावेशित कोलॉइडी कण होते हैं और फिटकरी में Al3+ होता है और जिसकी स्कंदन क्षमता जो होती है वो अधिक होती है, जो रक्त के बहाव को रोक देती है। इसीलिए फिटकरी का उपयोग करते हैं। सिंपली आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों? तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, इसके पीछे क्या कारण है? तो देखिए, जो वायुमंडल है उस वायुमंडल में धूल के कण होते हैं। ये जो धूल के कण हैं, ये धूल के कण वायुमंडल में होने के कारण एक तरह से कोलॉइडी विलेन का निर्माण हो जाता है, जिसमें धूल के कण क्या होंगे, धूल के कण होंगे परिक्षिप्त प्रावस्था। धूल के कण क्या होंगे, परिक्षिप्त प्रावस्था। और वायुमंडल जो होगा वो होगा परिक्षेपण माध्यम। सीधे शब्दों में कहो तो परिक्षिप्त प्रावस्था यानी जो कम मात्रा में होगा, यानी विलय भी कह सकते हो, और परिक्षेपण माध्यम मतलब जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको विलायक भी कह सकते हो, ऐसा कह सकते हैं। तो वायुमंडल में उपस्थित जो धूल के कण हैं कोलॉइडी विलेन का निर्माण करते हैं। और ये जो धूल के कण हैं, इन धूल के जो कोलॉइडी कण हैं, इन धूल के कोलॉइडी कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। और कोलॉइडी कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, ये परिभाषा टिंडल प्रभाव की, तो हम लिख सकते हैं टिंडल प्रभाव। तो इस तरह से कोलॉइडी कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और कोलॉइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है। तो सिंपल इसका आंसर है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, उगता एवं डूबता सूरज लाल क्यों दिखाई देता है? यानी जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है तो जो सूर्य है वो लाल क्यों दिखाई देता है? तो इसके पीछे क्या कारण है, देखो। तो इसका उत्तर देखिए, उगता एवं डूबता हुआ सूरज लाल जो है वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। क्या होता है, जब सूरज उगता है और डूबता है उस समय वो क्षितिज पर होता है,
उस समय सूरज जो है वो क्षितिज पर होता है, या कह सकते हैं कि हमसे ज़्यादा दूरी पर होता है। तो उगते एवं डूबते समय सूरज क्षितिज पर होता है, अतः प्रकाश को मतलब उस समय में जब उगता है और डूबता है उस समय में प्रकाश को वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। हम तक पहुंचने में उसको अधिक दूरी तय करनी पड़ती है प्रकाश को। अब लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है और प्रकीर्णन की मात्रा जो होती है वो तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात की व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रकीर्णन की जो मात्रा है व्युत्क्रमानुपाती होगी लैम्ब्डा की घात 4 के। मतलब तरंगदैर्ध्य जितना अधिक होगा प्रकीर्णन उतना ही कम होगा, और लैम्ब्डा की घात 4 है, और लैम्ब्डा की घात 4 उसका जो मान आएगा और उसका जब उल्टा करेंगे व्युत्क्रम करेंगे तो उस स्थिति में प्रकीर्णन का जो मान आएगा वो बहुत कम आएगा। कहने का मतलब ये है कि लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है और सबसे अधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, जबकि बाकी रंगों का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। प्रकीर्णन का मतलब एक प्रकार से फैलना, या इसको कहते हैं बिखराव, जिसके कारण क्या होता है शेष रंगों का प्रकीर्णन जल्दी हो जाता है और लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होने के कारण, बहुत कम फैलने के कारण वह हम तक पहुंचता है, और लाल रंग ही हम तक पहुंच पाता है। इसीलिए उगते और डूबते समय जो सूरज का रंग लाल दिखाई देता है वो इसी कारण से दिखाई देता है। तो एक सिंपल इसका आंसर आप लिख सकते हो। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है देखिए, ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है। मतलब जब ताप का मान बढ़ाते हैं तो भौतिक अधिशोषण घटता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, एक समय तक बढ़ता है लेकिन बाद में वो भी घटता है। लेकिन हाल फिलहाल हमारा जो प्रश्न है ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि भौतिक अधिशोषण जो है वो एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है, और ऊष्माक्षेपी होने के साथ साथ ये उत्क्रमणीय भी होता है, उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। भौतिक अधिशोषण ऊष्माक्षेपी होता है, मतलब इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, और साथ में उत्क्रमणीय होता है, मतलब दोनों तरफ चलने वाला ये प्रक्रम होता है, जिसके कारण अधिशोषण मतलब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य का आना, एवं वियोजन मतलब अधिशोषक की सतह से अधिशोष्य को हटाना, इनके बीच में साम्यावस्था होती है। कैसे? अगर मान लीजिए आपके पास अधिशोषक गैस है जैसे हाइड्रोजन गैस, और अधिशोषक ठोस है जैसे पैलेडियम धातु। मैंने कहा था ना हाइड्रोजन का पैलेडियम पर अधिशोषण, तो हाइड्रोजन गैस जिसको हमने अधिशोष्य कह दिया, और ठोस पैलेडियम जिसको हमने अधिशोषक कहा। जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य आएगा तो घटना होगी अधिशोषण, और ठोस पर गैस अधिशोषित हो जाएगी और ऊष्मा निकलेगी, मतलब ये ऊष्माक्षेपी है। लेकिन जब इसका वियोजन होगा, अगर इसको बैकवर्ड देखें तो ठोस की सतह पर से जब हम गैस हटाएंगे तो वियोजन होगा, और वियोजन का मतलब है ठोस और गैस अलग अलग हो जाना। तो ये एक तरह से कैसा प्रक्रम है? उत्क्रमणीय प्रक्रम है। अब ये बात आप देख रहे हो कि ये जो अभिक्रिया है ये ऊष्माक्षेपी है, साथ में उत्क्रमणीय भी है, मतलब आगे जाएगी तो पीछे भी आएगी। ऊष्माक्षेपी होने के कारण आपने 11वीं में ली शातिलिय का नियम पढ़ा होगा। ली शातिलिय का नियम ये कहता है कि अगर कोई अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है जिसमें ऊष्मा निकलती है, अगर उस अभिक्रिया का हम ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर जो साम्य है, मतलब ये इस तरह का चिन्ह, साम्यावस्था का चिन्ह है, दोनों तरफ का तीर का चिन्ह, ताप बढ़ाने पर साम्य पश्च दिशा में बढ़ता है, या ताप बढ़ाने पर साम्यावस्था पश्च दिशा में बढ़ती है। मतलब साम्यावस्था पीछे की ओर आएगी। कब? जब हम ताप बढ़ाएंगे। तो ताप बढ़ाने पर साम्यावस्था पीछे की ओर आएगी, और पीछे की ओर आएगी मतलब इसका क्या होगा? वियोजन होगा, और वियोजन जब होगा तो ठोस की सतह से गैस अलग हो जाएगी। मतलब ठोस की सतह से गैस का अलग होना मतलब क्या? अधिशोषण की घटना का कम हो जाना। तो इसलिए कहा जाता है कि ताप जब बढ़ाते हैं तो ली शातिलिय के नियमानुसार भौतिक अधिशोषण घटता है। अब उसके बाद एक प्रश्न और है लास्ट। ये प्रश्न क्या है? भौतिक अवस्था के आधार पर कोलॉइडी विलयनों के
या कोलाडी तंत्र के प्रकार लिखिए। अब प्रकार से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप ये लिख दो कि 8 प्रकार के होते हैं, उसको थोड़ा सा समझाना भी पड़ेगा। 2 अंक का प्रश्न है। तो देखिए, कोलाइडी विलयन या कोलाइडी तंत्र जो होता है एक विषमांगी तंत्र होता है और इसमें 2 प्रावस्थाएं होती है या 2 अवस्थाएं होती है। एक होती है परिक्षिप्त प्रावस्था जो कम मात्रा में होती है और एक होता है परिक्षेपण माध्यम जो अधिक मात्रा में होता है। तो सबसे पहले तो आप इसी को समझ लीजिए। यहाँ पर हमारे पास परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, देखिए, ठोस 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 3 बार आपने लिख दिया, फिर उसके बाद 3 बार आपने द्रव लिख दिया और 3 बार आप गैस लिखते, लेकिन 1 बार मैंने नहीं लिखा, कारण मैं आपको बताता। उसके बाद परिक्षेपण माध्यम इस तरह से आप दिमाग में रखिए कि ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव और फिर गैस आता है, तो मैंने गैस को छोड़ दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है और परिक्षेपण माध्यम ठोस है, मतलब ठोस ठोस में। यहाँ पर परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है, परिक्षेपण माध्यम द्रव है, तो ठोस द्रव में। यहाँ होगा ठोस गैस में, यहाँ द्रव ठोस में, द्रव द्रव में, द्रव गैस में, गैस ठोस में और गैस द्रव में। ठीक, इतना होने के बाद मैं जो बातें पहले बता रहा हूँ आप उसको दिमाग में रखो। सबसे पहले मैं सॉल बताता हूँ। सॉल क्या होता है, इसके अगर आप स्पेलिंग लिखो इंग्लिश में तो होंगी SOL। तो SOL में SO का मतलब सॉलिड और L का मतलब लिक्विड, मतलब सॉलिड लिक्विड में, मतलब ठोस द्रव में। तो ठोस द्रव में ये होता है सॉल। ये सॉल की डेफिनेशन है कि जब कोई ठोस किसी द्रव में परिक्षिप्त होकर कोलॉइडी विलयन बनाता है तो उसे सॉल कहते हैं। तो सॉल मतलब सॉलिड लिक्विड, ठोस द्रव में। इतना हो गया। उसके बाद में ठोस गैस में। गैस में जब भी कोई चीज़ आती है तो हम उसको कहते हैं एरोसॉल। एरो मतलब एयर में, वायु में, एरोसॉल। और ये ठोस है गैस में तो ये कहलाएगा ठोस एरोसॉल। ठीक है। उसके बाद जेल की जो परिभाषा है वो सॉल की उल्टी परिभाषा होती है। सॉल को हमने कहा था ठोस द्रव में, जेल होता है द्रव ठोस में। तो जब कोई द्रव किसी ठोस में परिक्षिप्त होकर कोलॉइडी विलयन बनाता है तो उसे जेल कहते हैं। तो ये जेल की डेफिनेशन हो जाएगी। तो ये ध्यान भी रखना है कि द्रव ठोस में क्या कहलाता है, जेल। उसके बाद है द्रव द्रव में। जब कोई द्रव किसी दूसरे अमिश्रणीय द्रव में परिक्षिप्त होकर कोलॉइडी विलयन बनाता है तो उसे पायस कहते हैं या इमल्शन कहते हैं। तो द्रव का द्रव में कोलॉइडी विलयन क्या कहलाता है, पायस। ठीक। उसके बाद द्रव गैस में। अब मैंने बताया आपको कि गैस में जब कोई चीज़ रहती है तो हम उसको कहते हैं एरोसॉल। अब यहाँ ठोस गैस में था तो ठोस एरोसॉल, यहाँ द्रव गैस में है तो द्रव एरोसॉल। ठीक। उसके बाद अगला है गैस ठोस में। आप देखो डबल रोटी आपने देखी होगी, डबल रोटी ठोस दिखती है लेकिन उसको दबाओ तो वो दबती है, मतलब उसमें गैस भरी होती है। तो एक प्रकार से गैस ठोस में जो है एक तरह से फोम है। वैसे फोम का मतलब झाग से भी आप निकाल सकते हो, फेन भी उसको कहते हैं, ये इंग्लिश वर्ड है। ये एक प्रकार से कहलाएगा फोम, स्पंजी जो होगा फोम। ठीक। तो गैस ठोस में है, ठोस में है तो ठोस फोम इसको कहेंगे। ठीक है। उसके बाद में गैस द्रव में। गैस ठोस में है तो ये ठोस फोम है, गैस द्रव में है तो ये द्रव फोम होना चाहिए। या जनरली हम द्रव फोम जो होता है उसको द्रव फोम ना बोल के हम सिर्फ फोम बोलते हैं, झाग बोलते हैं। आपने देखा होगा पानी में गैस रहती है, जब साबुन से कपड़े धोते हैं तो एक तरह से झाग है, वो झाग मतलब क्या है, उसमें गैस द्रव में है। ठीक है। तो इस तरह से ये आपको बताया सॉल क्या है। सॉल मतलब ठोस द्रव में, ठोस एरोसॉल मतलब ठोस गैस में, जेल मतलब द्रव ठोस में, पायस द्रव द्रव में, द्रव गैस में, द्रव एरोसॉल, द्रव गैस ठोस में, ठोस फोम, और गैस द्रव में झाग या फोम। अब एक बचा था अपना ठोस ठोस में। तो ठोस ठोस में ये कहलाता है ठोस सॉल। ठीक है। तो इस तरह से आप ये समझ गए होंगे कि ठोस जब है परिक्षिप्त प्रावस्था तो वो एक तरह से सॉल ही कहलाता है। ठीक। अब प्रश्न में प्रकार पूछे थे तो प्रकार तो हमने समझा दिए, उदाहरण इसमें नहीं लिखा तो भी चलेगा, हमने एक एक उदाहरण दे दिया इसका। जैसे ठोस ठोस का उदाहरण दे दिया, रंगीन कांच, ठोस द्रव का, मिट्टी का विलयन। आप इसमें दिमाग लगा के देखना क्या ये उदाहरण परफेक्ट बैठ रहे हैं। यहाँ पर ठोस गैस में धुआं, ठोस का मतलब कार्बन के कण ठोस होते हैं और वायु में होते हैं तो गैस। द्रव ठोस में
ये जेली इसका उदाहरण है। द्रव द्रव में तो ये दूध इसका उदाहरण है, दूध एक पायस है। द्रव गैस में, द्रव मतलब पानी, गैस में मतलब वायुमंडल में जब पानी रहता है तो हम उसको क्या कहते हैं, कोहरा कहते हैं, ठीक है। गैस ठोस में डबल रोटी और गैस द्रव में साबुन का झाग। अब बात आती है कि गैस में हमने कोलाइडी विलयन में या कोलाइडी तंत्र में क्यों नहीं लिया, 9 प्रकारों की जगह 8 प्रकार ही क्यों है। तो इसका कारण यह है कि जब एक गैस दूसरी गैस के साथ मिलती है तो वह समांगी मिश्रण बनाती है, जबकि कोलाइडी विलयन जो है एक विषमांगी तंत्र है। एक गैस जब दूसरे गैस में मिलती है तो हम पहचान नहीं पाते हैं कि वो कौन सी गैस कौन सी है, मतलब वो समांगी तंत्र होता है, समांगी मिश्रण होता है। यही कारण है कि हमने 9 प्रकार नहीं लिए, नहीं तो 9 प्रकार हो सकते थे, ठीक। एक गैस का दूसरी गैस के साथ मिश्रण समांगी होता है, अतः यह कोलाइडी तंत्र नहीं होता है। तो इसका रीजन आप ध्यान रखना, जो समांगी होता है वो कोलाइडी तंत्र नहीं होता है, क्योंकि कोलाइडी तंत्र या कोलाइडी विलयन जो होता है एक विषमांगी तंत्र होता है। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर 5 जो है सतह रसायन सरफेस केमिस्ट्री, ये आपका इस वीडियो में होता है कंप्लीट। अगला चैप्टर अगली वीडियो में लेकर आएंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।